ओके, तो मैं ऑडिबल हूँ कि आप लोग को? आई थिंक मैं ऑडिबल हूँ, लेकिन लोग का पता नहीं लोग ऑडिबल हैं कि नहीं है, तो आई मीन कोई बताओ कि कोई ऑडिबल हो तो बताओ। आई मीन मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को तो बताओ चैट में या अनम्यूट करके, अगर पॉस है वो है तो, है ना? ऑडिबल हूँ सबको? किरत आप बोलोगे ना आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही है, इसका मतलब मेरे में दिक्कत है, इधर साउंड में ना, सिस्टम में दिक्कत है। नहीं, आवाज़ तो ठीक है आई थिंक। मतलब एक एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे रहा है सबको या बस ऐसे ही है? हाँ, आवाज़ तो आ रही है, मतलब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को, ये है। माइक तो ऑन है ना? माइक तो मेरा ऑन है, और स्पीकर ओके। तो आउट का क्या होता है इसमें? ये जूम में है ना? दोबारा ज्वाइन कर लूँ क्या मैं? देखते हैं। सो स्पीकर, हाँ तो अभी देखते हैं। स्पीकर अब आ रही, अब आ रही, अब आप बोलिए, कोई बोलिए, अब आ रही आवाज़। सही है सर, अभी हाँ चल रहा है सर? अब ठीक है, ठीक है, फाइन है, हाँ आ गई हाँ, तो वो ठीक है सेटिंग। सर, आप बेसिक स्टार्ट कीजिए। और स्टूडेंट, आपको कोई डाउट है आप बोल भी सकते हैं बीच में, और अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, बेसिक आप स्टार्ट कीजिए कि क्या प्लान है अभी हमारा। हाँ हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, सो अभी कुछ बच्चे और ज्वाइन करेंगे मुझे लगता है, तो जस्ट देखते हैं, 1-2 मिनट तो। यदि सर ज्वाइन कर गए हैं, सर हैं, क्योंकि सर का वीडियो ऑन करना होगा ना, तो सर ट्राई कर रहे हैं, बस 2 मिनट रुकिए, मैं उनसे कॉल हाँ पे हूँ, वही है ना? जब आप ज्वाइन, स्टार्ट हाँ हाँ आप ठीक है, स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए जब तक, है ना? ठीक है मैम। हाँ, तो सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हेयर। तो हम लोग ये सेशन रखे हैं, रोड मैप टू एस द एग्जाम RBI DSIM 2026, है ना? तो जो बच्चे RBI DSIM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेशन है। तो हमारे साथ हैं बहुत डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं जो बैंकिंग में थे, RBI में थे सर ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं इनका, है ना? तो ये एक्स RBI DSIM है ना, असिस्टेंट एडवाइज़र रहे हैं वहाँ से, फिर बहुत सारे बैंकों के एडवाइज़र भी रहे हैं, तो इनका काफ़ी वास्ट है ना, अराउंड 30-40 ईयर एटलीस्ट एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर के, इंक्लूडिंग RBI, ठीक है? सो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। तो आपके जो भी मन में क्वेरीज होगा, जो भी, चाहे एडमिशन से रिलेटेड RBI का, या एडमिशन के बाद क्या होता है, काम कैसा होता है, तो सर एक्चुअली ये बता पाएंगे, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब नहीं किया हूँ, क्योंकि सर जॉब किए हैं और इतने सालों से जॉब किए हैं, लाइक है ना, अराउंड 40 ईयर्स अराउंड इन्होंने जॉब किया है सर ने। तो इनको पता है कि बैंकिंग में क्या होता है, कैसे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है,
वही आरबीआई डीएसआई में सर ने भी क्वालिफाई किया, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। तो उस समय किया तो उसमें पैटर्न अलग था, सिलेबस उसके अकॉर्डिंग थी, टाइम चेंजेस, बट है ना। तो सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं चीज़ों का, स्पेशली है ना। मान लो अब स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है बैंकिंग सेक्टर में, ये सब चीज़ें अगर सर डिटेल में बता पाएंगे। बाकी हम एग्जाम का भी बात करेंगे, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चनर भी हैं जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं, कुछ बच्चों से पूछा गया था, तो वो भी मेरे पास लिस्ट है ना। तो वो भी मैं स्टार्ट करूंगा, सर ज्वाइन करते हैं तब तक, है ना। एक बैकग्राउंड आरबीआई डीएसआई में सबको पता है कि इससे आप है ना ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं, इसका बहुत है ना। आरबीआई में आप जॉब क्या होता है, डेटा एनालिसिस आपको, और मेनली फोरकास्टिंग और ये सब कुछ टाइम सीरीज और ये सब इकोनोमेट्रिक टेक्निक और स्टैटिस्टिकल है ना टेक्निक यूज करके आपको आरबीआई के लिए मेनली डाटा एनालिसिस करना होता है। जो जैसे कॉर्पोरेट के लिए जॉब करते हैं ना, उस तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो भी डेटा है, जो भी उनका रोड मैप है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल जो भी रोल है, तो उसके लिए आप एक ऑफिसर होंगे वहाँ पे, जो काम असाइन होगा आपको वो करना है आरबीआई में। और मेनली जो फर्स्ट पोस्टिंग आई थी आरबीआई मैनेजर पोस्ट का नाम है, उस पर होती है अगर आप ज्वाइन क्वालिफाई करेंगे तो, ना। इसकी सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है, 1.5 लाख रुपये पर मंथ है, फिक्स है, प्लस एचआरए है, प्लस आपको रहने का मिलेगा बैंक मतलब आरबीआई की साइड से, आरबीआई क्वार्टर मिलेगा मतलब, एंड 1.5 लाख की सैलरी है इनिशियल। फिर वो समय के बाई टाइम तो बढ़ती रहती है, गवर्नमेंट का जो भी स्केल होता है या जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये थोड़े आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये जनरली जैसे बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की तरह है ना, जैसे लेवल होता है गवर्नमेंट में इस तरह से, तो वैसा नहीं, इनका अपना है ना सैलरी स्ट्रक्चर है। और आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। वो पता होगा इंडिया में जितने बैंक है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, उनको कंट्रोल करती है आरबीआई, है ना। उसके अकॉर्डिंग मतलब आरबीआई मॉनिटर करती है सारी बैंकिंग, उसके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो उसमें आपके लिए जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने का, है ना। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस पहले से भी हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद फिर इनमें से अगर आपका क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर रह जाता है तो चैट है, अनम्यूट करके आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे भी और सर से भी, ठीक है। आई थिंक कोई कुछ बोल रहा है, मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही है, तो जोर से बोलेंगे शायद तब आएगी मे बी, या गलत से अनम्यूट होगा गलती से। नहीं सर, अभी नहीं ना कुछ क्वेरी की। हाँ, ठीक मैं ठीक, हूँ कॉल पे। अच्छा आप हैं मैम, ठीक है। तो ठीक है ना। तो बाकी जो लोग आरबीआई में अपीयर हुए थे ना, जैसे कुछ चैट में आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, वैसे हैं। और सर अभी ज्वाइन करेंगे, मे भी कुछ टेक्निकल वजह से होगा। तब तक मैं आरबीआई का ना बाकी चीज़ें पता है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई क्या होता है तो उसका ऑलरेडी आप, जैसे ये तो मैंने ओपन किया ऐसे ही, अगर मैं वैसे आपको बताऊं आरबीआई का जो नोटिफिकेशन 2025 वाला था, तो अगर मैं ये आपको बताऊं तो इसमें जो है आरबीआई का नोटिफिकेशन ना, ये है आरबीआई ग्रेड बी 2025 वाला, है ना। तो ये इसका है, आप डिटेल से डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैं ओवरऑल थोड़ा बहुत बता देता हूँ शुरू में कि एग्ज़ाम होता क्या है, क्या जॉब रोल है, क्या आपको करने हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो कंटिन्यू करें। सो यहाँ पे क्या है कि तो मेनली ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल आरबीआई का नोटिफिकेशन है ना। और ये जो सेशन करवाए जा रहे हो IXMB है ना, जो आरबीआई के लिए स्पेसिफिक बहुत प्रीमियर और रेप्यूटेड मतलब कोचिंग है, जो काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उनकी तरफ से सेशन रखा गया है, ठीक है। IXMB है ना, इनका पोस्टर पे आई थिंक होगा, तो मैंने देखा। एनीवे इसको देखते हैं। तो फुल पोस्टर यही है क्या, ये है ना इनका, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आप सर्च कर सकते हो आप चाहो तो आरबीआई की तैयारी कहती है IXMB, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये सेशन रखा गया है। सो तो मेनली क्या है जो मैं आपको वो दिखा रहा था ना, नोटिफिकेशन, तो ये इनका नोटिफिकेशन है जो अभी आया था 2025-26 के लिए। तो इसमें थोड़े बहुत आप देख सकते हैं क्या कैसे है ना वो है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज अ बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिवेशन फॉर द फर्स्ट मेंशन्ड बिलो। तो जो पिछले बार का ये नोटिफिकेशन है 2025 वाला, ठीक है ना। सर मैंने आपको ना कोर्स गाइड भेजा है, उसमें ना एलिजिबिलिटी और जो सिलेबस है और बच्चों का जो फेज 2 में लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ है ना, उस पे ज्यादा क्वेरीज है, तो वो आप इसमें ओपन कर दूं क्या मैं, वो जो आपने भेजा है? हाँ हाँ सर। ठीक ठीक। तो अच्छा, ये तो मैं निकाल दिया ना, इसलिए चला गया। तो सेव कर लेते ना। एक मिनट, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ, एक मिनट, उसको ना मुझे पेन ड्राइव में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है तो यहाँ पे कोर्स गाइड है ना, जो आपको IXMB की तरफ से बताया जा रहा है। तो इसमें जो आपको है ना 26 के लिए हमारे पास बना रखा है। तो इसमें देखिए ये सब कुछ डिटेल ऑलरेडी है। तो ये क्लास हुई थी तब की है ना। तो ये इंट्रो बैच हम फिर से करेंगे मार्च में, पर तब तक जो मेन है कि क्या होता है बच्चों को वो बताना हाँ, वो है। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेरी सेशन पे आएंगे। तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि होता क्या है। जो बच्चे स्पेशली नए होंगे या जो फर्स्ट टाइम है ना, जो बिगिनर्स होंगे या जो बच्चे BSc MSc कर रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी जिनके पास, तो उनके लिए हम एक बार इंट्रो दे रहे हैं कि क्या होता है एग्ज़ाम और क्या करती है ये, है ना। तो RBI ग्रेड बी DSIM का जो है तो ये है ना, RBI जो है रिक्रूट्स फॉर इट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो DSIM का ये फुल फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एवरी ईयर। सो ठीक है, तो ये आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी वैकेंसीज जो हैं वो डायनेमिक रहती हैं, फिक्स तो नहीं हर साल कितनी आती है, वो डायनेमिक रहती हैं ओवर टाइम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं वो, तो वैसा फिक्स हर साल तो नहीं है। So DSIM vacancies are most suitable for the people with passion for statistics and research, where one gets to work with the central RBI, है ना, Reserve Bank of the country. So बाकी जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ये अब जॉब उसमें क्या करना होता है मेनली, अगर किसी को जानना हो कि RBI में आप मान लो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो करोगे क्या, तो ये जॉब प्रोफाइल है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM इज अ एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल आर्म ऑफ द RBI, ठीक है। इट undertakes collection, compilation, analysis and interpretation of data on the banking, corporate and external sectors, and develops methodologies for measurement and estimation of key economic variables, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट कोर फंक्शन इंक्लूड मॉडलिंग, है ना, forecasting of inflation, growth, other microeconomic indicators, application of econometric and statistical tools for policy analysis and use of data science, AI
तो है ना, यूज ऑफ डेटा साइंस, AI ML टेक्निक फॉर डिराइविंग इनसाइट फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। इट ऑल्सो प्लान्स एंड कंडक्ट सर्वेज, मेंटेन्स centralized reporting system and data warehouses and improves databases for effective information management and dissemination, ठीक है। DSIM publishes several important reports and statistical publications such as the Handbook of Statistics on Indian Economy, Basic Statistical Returns and the Database on Indian Economy, supporting the Reserve Bank in evidence-based policy फॉर्मुलेशन। तो ये मेनली आपको समझ आ रहा है कि आप अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या काम करेंगे, तो उसका ये बता रहा है कि क्या काम आप करेंगे वहां पे, है ना, क्या रोल है, ठीक है। तो आरबीआई के लिए आप, है ना, इस तरह से डेटा ये सब करेंगे। बाकी एक इनको पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइड रिलायबल स्टैटिस्टिकल इनपुट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, डेवलप एंड मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेसेस फॉर बैंकिंग, कॉर्पोरेट, एक्सटर्नल, वही पहले जो था, बट उसका आपको एक समरी काइंड ऑफ बता दिया कि डिसैमिनेट हाई क्वालिटी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशंस टू पॉलिसी मेकर्स, है ना, रिसर्चर्स एंड पब्लिक, ठीक है। तो ये सब है। बाकी करियर प्रोग्रेशन एट आरबीआई, तो ये आपको बता रहा है करियर किस तरह से, मतलब जो हायरार्की है आरबीआई वो किस तरह से है ना, आई थिंक इस तरह से बता रहा है ना कि आरबीआई पे क्या हायरार्की है। तो सबसे ऊपर गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स हैं, चीफ जनरल मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं। सो आई थिंक आप ये बनेंगे, जनरल मैनेजर बनते हैं मे बी, तो मैनेजर बनेंगे पहले आप, है ना, आरबीआई में। सो जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्टिंग सपोर्ट स्टाफ। तो मेनली आप जब DSIM ज्वाइन करेंगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देन फर्दर टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम होगा, एक्सपीरियंस होगा, यू कैन गो टिल दिस, यू मे गो टिल गवर्नर ऑल्सो, है ना, ये है। तो उस तरह से है। सो यहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, ग्रेड बी ऑफिसर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे इस पोस्ट पे आरबीआई में। तो ये हायरार्की है पोस्ट की आरबीआई में जो। बाकी सैलरी इन पर्क्स, तो जैसे मैं भी बता रहा था कि द ग्रोस सैलरी ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो DSIM है इज अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, अभी आप देखोगे तो एग्जैक्ट 1.5 लाख लिखा हुआ है उसमें, 1.5 लाख है पर मंथ एंड प्लस HRA लिखा हुआ है, 18% है। तो आप अगर नहीं लोगे आरबीआई क्वार्टर तो 18%, 1.5 लाख का 18% आपको अलग से मिलेगा रहने के लिए बाहर। सो इंक्लूडिंग वेरियस अदर बेनिफिट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय टू द आरबीआई गवर्नर्स, ठीक है। द टोटल सैलरी एंड पर्क्स गो अप इवन हायर, है ना, अराउंड 1,72,000 के करीब पड़ता है, 175 लाख, 1.75 lakhs। सो पे स्केल इज गिवन, है ना, एज यू। तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसको मैं छोड़ता हूँ। थोड़े मेन पॉइंट पे आते हैं। आगे क्या है, एलिजिबिलिटी, है ना, मेन पूछते हैं लोग एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये एलिजिबिलिटी है, थोड़े से इंप्रूवमेंट हुआ 2025 एग्जाम में, मैथ, स्टैट्स, OR, डेटा साइंस, इस तरह के लोग भी एलिजिबल कर दिए गए हैं अब, जिनके पास 4 ईयर बैचलर या 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम की डिग्री है। फिर भी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सो मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स आपको होना चाहिए। किसमें, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, है ना, अप्लाइड इजी में बाय अदर दिस फॉर्म, मतलब बाकी ये पढ़ लेना, है ना। तो मेनली सब्जेक्ट बता दिया मैंने। वैसे ही मास्टर डिग्री विथ मिनिमम, है ना, आपके पास या तो इसमें बट डिटेल पढ़ लेना सब्जेक्ट ये सब है तो यू आर एलिजिबल। जैसे यहाँ पे है कि डेटा साइंस है, AI है, ML है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, ये सब है तब भी आप एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ कुछ सब्जेक्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टडीज, अप्लाइड, ये सब है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, है ना, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, तो चलेगा। इधर डेटा साइंस, AI, ML, बिग डेटा एनालिटिक्स तभी चलेगा। 4 ईयर बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ऑल सेमेस्टर या ईयर्स विथ एन इक्विवेलेंट ग्रेड, है ना, इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, AI, ML, है ना, बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो मतलब 4 ईयर बैचलर्स या 2 ईयर मास्टर्स डिग्री चाहिए। अगर आपके पास 3 ईयर बैचलर डिग्री है तो आपको 2 ईयर मास्टर करना पड़ेगा। सो बाकी ये है ना, SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स चाहिए। एज लिमिट, एज लिमिट आई थिंक कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 21 एंड एटमोस्ट 30 होगा, ऐसा रहता है इनका कि मिनिमम 21 मैक्सिमम 30। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ ये रहेगा। सो बाकी पढ़ लेना। तो 2025 के लिए ये था। बाकी और रिलैक्सेशन है, लाइक जो PhD के बाद देना चाहते तो उनके लिए कुछ 4 साल का रिलैक्सेशन देते हैं ये लोग, और कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं वो तो है ही। अब ये आगे RBI ग्रेड बी डे से स्टडी एंड, है ना, स्टडी एंड क्लास प्लान क्या है, तो
तो ये इनका हमारे जो प्लान है IXMB का वो ये है। अच्छा इसमें वैकेंसीज बता रखा है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं कैंडिडेट विथ सॉरी, अच्छा वो तो गाइड था। ये तीसरा पॉइंट आपको कुछ बता रखा है, तो आगे आप देख सकते हैं इसमें क्या वैकेंसीज बता रहा है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कट ऑफ। ओके, तो इसमें आपको ये इसी का पार्ट था एक्चुअली, वो पढ़ा नहीं पड़ा ना, ये जो है पार्ट आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसी का कंटिन्यूएशन है ये। सो दिस यू कैन रीड इन डिटेल क्वालिफिकेशन। अब ये वैकेंसीज कैसी थी, तो जैसे 25 में 20 वैकेंसी थी, 24 में 3 वैकेंसी थी, 23 में 31 वैकेंसी थी, 22 में 25 वैकेंसी, डायनेमिक है, फिक्स नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो ये क्वेश्चन भी था कुछ बच्चों का कि एग्जाम पैटर्न क्या है, चलो इसमें क्लियर भी हो जाएगा उनका, है ना, जो बच्चों क्वेरीज है उनका, कि भाई इनमें 3 पेपर होते हैं आपके। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स में होगा, जो कि 120 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्टिव होगा, स्टैटिस्टिक्स में होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर, आंसर टू बी रिटन ऑन पेपर। तो कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे और आपको आंसर लिखना है पेन पे पेपर से, फिर सबमिट करना होगा, तो सब्जेक्टिव होगा। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स का है। पेपर 3 होगा इंग्लिश का, है ना, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, तो मतलब ये सब्जेक्टिव है। तो इसमें मेनली टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अच्छा इसमें लिखना नहीं है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, उसके नीचे आपका बॉक्स रहेगा, उसमें आप टाइप करोगे आंसर, ठीक है। तो हैंड राइटिंग का रोल कम से कम खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। सो 90 मिनट्स का है एंड 100 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद सर इसमें जो लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था ना, वो बच्चों को एक बार बता दीजिए कि पेपर 1 में क्या क्या आ गया था। सिलेबस जो वो चेंज हुआ था ना अभी, पेपर 1 में तो आई थिंक 9 डिफरेंट कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था सिलेबस को, जो कि आगे आई थिंक होगा इसमें, तो वो देख लेते हैं। वैसा था, सब में से आया था। और जो पेपर 2 है उसमें एक्चुअली क्या है ना कि 5 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 करके, 3 मतलब 9 पार्ट्स को उन्होंने 3-3 में डिवाइड कर रखा है। लाइक कहने का मतलब ये बताऊंगा समझाने के लिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पेपर 2 का बता रहा हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपके पास उसमें 3 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 3 क्वेश्चन है, पार्ट सी में 3 क्वेश्चन है। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट। अब आपको क्या करना है, ईच पार्ट से यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 2। ईच पार्ट से आपको अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 2, मतलब 2 ही चॉइस है। हर पार्ट से या तो 1 क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन करो, लेकिन इन ऑल 5 करने हैं आपको। तो 9 में से 5 करने हैं, 3-3-3 के 3 सेक्शन बने हुए हैं, तो ईच सेक्शन से आपको एटलीस्ट 1 और एट मोस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, वैसा है। तो मतलब आप ऐसे कर सकते हो 1-2-2 ऐसे 3 सेक्शन से, या 2-1-2 या फिर 1-2-2, है ना, या 2-2-1, जैसे मतलब 2 सेक्शन से 2 क्वेश्चन, 1 सेक्शन 1 क्वेश्चन। तो मेजरली पहले 2 सेक्शन तो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है, 3rd सेक्शन डेटा साइंस AI ML का होता है, तो वो चीज़ें हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, आगे आएगा इनमें, है ना। सो अब RBI ग्रेड बी DSM एग्जाम इज हेल्ड ऑन 3 फेजेस, जैसे आपने देखा 3 फेज। फेज 1 तो ऑनलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, फिर एंड देन फेज मतलब, अच्छा फेज 1 में एक्चुअली मेनली है ना हेल्ड इन 3 फेज। पेपर 1 क्या, दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर ऑन टोटल 100 मार्क्स। कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर 1 एज प्रिस्क्राइब्ड विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में एक मिनिमम मार्क्स आएगा, तभी पेपर 2-3 के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए, है ना। एंड 3 ऑफ एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स पेपर 1। पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तो पेपर 2-3 का चांस मिलेगा। पेपर 2 सब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स का है। सो दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ओके, तो वो तो मतलब ये फेज 2 में इन्होंने दोनों इंक्लूड कर दिए, मतलब पेपर 2 पेपर 3 का जो एग्जाम है दोनों है। पेपर 1 क्वालिफाई करो, पेपर 2-3 दे पाओगे। 2 में है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्टिव होगा, इंग्लिश सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद आप अगर, है ना, ये तो 200 मार्क्स के दोनों होते, मतलब 100 मार्क्स के दोनों है, 200 मार्क्स के हो गए। बोथ पेपर आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है। इसके बाद क्या है, फेज 3 में इंटरव्यू आता है। पहले पेपर 1 क्वालिफाई किए, पेपर 2-3 दिए, पेपर 2-3 के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया तो फिर इंटरव्यू दोगे आप। तो फेज 3 में इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट who clear the phase 2 examination are called for final interview carry 75 marks। तो समझ आ गया, पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 पेपर 3 जो कि फेज 2 में आ गया, तो 100 मार्क्स के। एंड देन अगर क्वालिफाई करोगे सेकंड फेज, तो 3rd फेज में आपका इंटरव्यू होगा जो कि 75 मार्क्स का है। तो मार्क्स ऑफ ऑल 3 फेजेस आर एडेड टू फॉर फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन में तीनों का सबका रोल है,
ठीक है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इंटरव्यू, तो 375 मार्क्स टोटल हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, है ना, क्या है। देन सिलेबस जो मैम बता रही थी, तो ये सिलेबस पिछले बार चेंज हुआ, पहले सिर्फ स्टैटिस्टिक्स था सिलेबस में, लेकिन पिछले बार सिलेबस ऐड ऑन हुआ। तो जैसे है ना, ये पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, ये एक सेक्शन हो गया, मतलब पार्ट 1 करके लिखा इन्होंने। सेकेंड पॉइंट 1 कह देता हूँ। पॉइंट 2 में है लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल पार्ट 2 हो गया है ना। मतलब जो थर्ड पार्ट में है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, जिसमें एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फोर्थ में स्टोकेस्टिक प्रोसेस, फिफ्थ में मल्टीवेरिएट एनालिसिस, सिक्स में इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज, सेवेंथ में है ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, एट्थ में है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तीनों एक साथ है ना, डेटा साइंस AIML एक साथ है। देन नाइन्थ में है डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सिलेबस थोड़ा एक्सटेंड हुआ इस बार। तो ये 9 सेक्शन जो मैं कह रहा था, पहले पेपर जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इन 9 के 9 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, सबसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले पेपर के लिए आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा, इन सब में से ऑब्जेक्टिव आएगा। और जो 2 है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो पेपर 2 है आपका, तो उसके लिए जो मैं बताया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। तो जैसे पहला 3 एक में रहेगा, फिर वैसे ही आई थिंक 4 जो है 4, 5, 6 एक में रहेगा, फिर ऐसे ही लास्ट के 3, मतलब 3, 3 है ना, 3, 4, 5, सॉरी कि 9 है टोटल, तो 3, 3, 3 का डिवाइड कर लो अराउंड। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके। तो पहले 3 जो है वो मान लो सेक्शन ए है एग्जाम का, मतलब पेपर 2 में सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से। जैसे बताया मैंने स्कीम कि 9 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको टोटल, एंड ईच सेक्शन से यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 2। तो ये पैटर्न है पेपर 2 का। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, पेपर 3 इंग्लिश है, जो कि द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो ये रहेगा। ठीक है, बाकी डिटेल सिलेबस आप ये देख सकते हो, ये ऑलरेडी डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, तो ये आप गूगल करोगे तभी मिल जाएगा, या इसमें दिख रहा है, तो आप पढ़ सकते हो मेनली इनसाइड। आगे क्या है, RBI ग्रेड बी DSIM इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जैसे बताया था अभी है ना कि इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा। तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1, फेज 2। इंटरव्यू प्रोसेस विल कैरी 75 मार्क्स। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड बाय बैंक बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, and then no mark will be allotted for the same, and there will not form part of the final selection। बस ये है ना, इंटरव्यू के पहले होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। फाइनल सिलेक्शन का क्या है, फाइनल सिलेक्शन विल बी थ्रू मेरिट लिस्ट which will be prepared by adding marks secured by candidates in phase 1, phase 2 exams and interview 375 मार्क्स के बेस पे। कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स marking pattern has changed. The cutoff is presented below in both actual and comparative format as percentage basis, percentage में। तो जैसे आप पेपर 1 में देखो, मतलब फेज 1 एग्जाम को जो पेपर 1 है 2023 में कट ऑफ था 61%, 61.5%, एंड पेपर 2024 में था 81.50%। फेज 1 फेज 2 मिला के, देखो फेज 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको फेज 2 देने के लिए, फिर आप फेज 2 देंगे। तो फेज 1 फेज 2 का जो फर्दर इंटरव्यू के लिए जो प्रोसेस है ना, इंटरव्यू के लिए आपको अलाउ तब किया जाएगा जब आपको 300 में से, मतलब आउट ऑफ 300 आपके 190 मार्क्स कट ऑफ थे उस समय, एंड 228 कट ऑफ थे 2024 में। ठीक, फिर अगर आप फेज 2 क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एक कुमुलेटिव हो रहा है, पेपर 1 देखा, फिर बाद में पेपर 1 पेपर 2, फिर बाद में पेपर 2 पेपर 3, तीनों है ना, इस तरह से। मतलब फेज 1 फेज 1 फिर फेज 1 फेज 2 एंड देन फेज 1 फेज 2 फिर इंटरव्यू फेज 3 जो कि है इंटरव्यू है ना, फेज 3 हो गया। तो तीनों मिला के कट ऑफ क्या था, 264 आउट ऑफ 375, 294 आउट ऑफ 375 है ना। तो आप देखेंगे 25 का अभी आने वाला है, 25 का भी वो पूरा हुआ नहीं, अभी आएगा तो 25 का भी पता चल जाएगा। ठीक है, 26 का भी नोटिफिकेशन आएगा, 25 का प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी। तो ठीक है, तो ये बाकी ये जो रिजल्ट रहा है पिछले बार, 2 सिलेक्शन इन DSIM, 2 सिलेक्शन इन DEPR। सो और ये दोनों सिलेक्शन मेरे नोन ही है ना, मतलब ये ऑलरेडी मैं इनको जानता था पहले से, इन्होंने क्वालिफाई किया, इनके साथ जुड़े हुए थे, तो ऐसा है जो RBI की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो बाकी ये है, और कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है, यू कैन कॉन्टैक्ट। तो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ मैम,
हाँ, मैं स्टूडेंट्स को बोली थी आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि सर ने काफी बच्चों से बात करी है तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ तो किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आप पूछ सकते हो, अगर आप डेटा हम्म। साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, अगर आप स्टैट से हो या मैथ से हो तो वन बाई वन आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो हाँ हाँ। क्वेश्चन। एनीवन हैव एनी ठीक डाउट है ना, तो रिगार्डिंग? आपको एक बेसिक आइडिया तो मैंने दे ही दिया है कि एग्जाम क्या है, क्या कट ऑफ है, कैसे होता है। फिर भी मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछोगे तो बेटर रहेगा, बाकी लोग भी सुन पाएगा और उनको भी आंसर मिल जाएगा आपके थ्रू। ये है बाकी हमारा जो प्लान है। तो ये स्टडी प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा कोर्स में, अगर आप कोर्स खरीदते हो, परचेज करते हो तो क्या क्या मिलेगा आपको, तो ये डिटेल्स हैं, कैन रीड। ठीक है। सर का नेटवर्क नहीं चल रहा तो मैं उनको ना कॉल पे यहाँ कनेक्ट करती हूँ। सर है ना, वो उन्होंने बोला कि आप कॉल पे कनेक्ट करके तो आवाज आएगी उन्हें। तो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं, तो एक बार मैं कॉल पे कनेक्ट करके फिर आपको शेयर करती हूँ। अच्छा, उनका नेटवर्क इशू हो गया, ओके। तो हाँ जूम। देखिए तृप्ति, कोई भी कोर्स रिलेटेड डिटेल्स ना हम केवल आपको प्लान बता सकते हैं, प्राइसिंग एंड मतलब क्या है बाकी चीजें, तो उसके लिए आपको जिसमें नंबर दे रखा है उस पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ये यहाँ या नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट, है ना, इधर नंबर है, दिख रहा है आपको। हाँ। तो बाकी जो भी जिनको क्वेरी है, अगर आप अनम्यूट कर नहीं पूछ पा रहे हो चैट में पूछ सकते हो, है ना, बोर्ड्स केस में है ना, वही हो सकता है। सो ठीक है, एनीवे, तो जो मैंने कहा ये मिलेगा आपको, तो ये तो कोर्स प्लान हो गया। एंड देन फेज जो अभी हम क्लासेस चला रहे हैं तो वो इस तरह से क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे है ना 3 डिफरेंट टीचर्स इन्वॉल्व हैं, प्रज्ञा मैम है, विकास सर है, मैं हूँ, तो इस तरह से हैं। सो चल रहा है सही। एंड उसके बाद वैसे विकास सर है ना, अभी कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं और वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं जैम में, भाई वो आईटी कानपुर से एमएससी किया उन्होंने। सो सो सजेस्टिव प्लान आपको दे रहा है। सो यू कैन सी कि व्हाट यू कैन डू इन वीक 1, यू कैन डू। एक्चुअली हम लोग जब उसके लिए एग्जाम चलाए थे ना, तो वी हैड वेरी लेस टाइम। हम लोग लास्ट है ना 2-3 महीने क्लास चलाए थे उस समय, उसके लिए जब चलाए थे तब वैसा है। बट अभी के लिए आप देख सकते हो क्या किया जा सकता है। तो यू कैन गो थ्रू दीज टॉपिक्स, देन मे बी मैम शेयर कर देंगे पीपीटी, आप अगर टेक्स्ट करो उस नंबर पे। सो वैसा है। बाकी मेरे बारे में ही लिखा हुआ है। तो और फैकल्टीज़ हैं, विकास सर से बता रहे थे ना, तो विकास सर ऑलरेडी आईआईटी कानपुर से एमएससी हैं, ये 2000 है ना, तो मेरे जैम बैच में थे तब, देन 2-3 साल पहले। सो अभी उनका पीएचडी में कन्वर्ट हो गया है, पी डिग्री। तो एमएससी किया, फिर बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किए थे एंड देन कंटिन्यू में पीएचडी। एंड देन डॉक्टर संजय शर्मा सर हैं, उनका अच्छा सर ये सर मुझसे कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट आपकी कोई डाउट हो तो आप सर से पूछ सकते हो कॉल में, थोड़ा हाँ तेज बोलिएगा ताकि सर को सुनाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक थोड़ा आप भी बोल दिए तो बच्चों को सुनाई देगा। बच्चे जी आप सर मैम, की आवाज सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आप अपना एक थोड़ा सा बेसिक हमको समझ में आ रहा है। ओके Whatever you are telling. ओके। तो सर आप एक छोटा सा इंट्रो और मतलब बच्चों को डीएसआईएम में क्या पर्क्स हैं, क्या वर्क कल्चर है, थोड़ा सा कि क्या मिलता है, अच्छा अच्छा नया क्या है बच्चों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर से हैं वो बता दीजिए। अच्छा अच्छा। See, dear friends, first let me give you my best wishes for your forthcoming examination. Now, you see, so far as the statistics jobs are concerned, so far as pay, perks, and prospects for promotions are very good in so far in DSIM.
Now, the thing is, you are taken in as research officer, as grade B officer after you complete all these processes. And as research officer, then there are ample scope. Then you become a assistant general manager level person. Then you are becoming a deputy general manager level person, general manager level person, then chief general manager and executive director. Up to executive director, our people have risen, and there is no bar that you cannot become deputy governor of RBI. Now, all that depends on how sincerely you try to absorb central banking and leverage your knowledge in statistics in suitable manner. Now, pay etc. is one of the best. The best part of it is the bugs. You are entitled for so many bugs and allowances. And so I think it is one of the best jobs one can aspire as a young man of your age. So that is what I can briefly tell you about RBI DSIM job, and it is definitely quite a lucrative job, lucrative profession that way. Okay. Now, any other question? Student, do you have any questions regarding DSIM or how to prepare, or what should you, how should you prepare for this? Because this year. Okay. So in that case, what I will say, my suggestion is that you have been given a course content, quite a detailed course content. And now the first thing is you have to go step by step. Is first you will have to close the hard, that is your objective type exams, isn't it? So in that case, what you need to do is you first give about a month to review your all the chapter contents, whatever they have given. Now, standard of the questions are quite high. So, for example, if you are you carrying laptops there with you? No, sir. ये लोग लैपटॉप लेके नहीं आए अच्छा ठीक है ऑनलाइन है सर इसके अंदर। लोग लैपटॉप लेके आए हैं नो हाँ सर, ये ऑनलाइन ज्वाइन करा है ना इन्होंने, तो ये सिस्टम पे ही है। अच्छा 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 तो इसमें क्या है, देखिए आप अगर चैट जीपीटी वगैरह जानते हैं थोड़ा सा उसमें आप वो लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन दीजिए, एक क्वेश्चन। So first question if you put, you will find that वो क्या बोलता है कि बॉक्स जेनकिंस में आपका कौन सा स्टेप not there, what is not part of box Jenkins. Now if you give that, you will find that one structural जो है change है वो नहीं है, लेकिन whatever they are giving is that box Jenkins में क्या क्या स्टेप देखना पड़ता है। पहला वो आपको देखना पड़ता है whether it is a stationary series or not stationary. If it is stationary or non-stationary, वो कैसे देखेंगे, डार्विन वाटसन से देखेंगे। अगर नॉन स्टेशनरी है तो ये सब जो डिटेल सब स्टेप्स है ये इन बिटवीन आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से होता है। बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हम लोग हमको अब तो ऊपर में है, जैसा आप ये लास्ट ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो आप चैट जीपीटी में डालिए। डालने से आपको देखिएगा उसका वो जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं कैसे करके वो रिजल्ट आ रहा है, और वहां से आप लीड लीजिए वो जो स्टेप्स है उसको देखने के लिए। पहले तो आप रिव्यू कीजिए अपने हिसाब से अपना पूरा कोर्स कंटेंट को, एंड देन इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ the questions are being asked, what kind of depth in which it is asked. Mostly it is conceptual kind of thing. If you have good knowledge about the subject matter, in that case you should be able to do it. Okay, sir.
ओके सर, थैंक यू। अभी तो मतलब हम नहीं करा पाए ड्यू टू नेटवर्क इशू, बट अगेन विल डू अ सेशन जहाँ पर थोड़ा आप नेटवर्क का आपका थोड़ा इशू क्लियर हो जाए। Try to solve this particular whatever is your last year's question. वहां से इनको लीड पर मिल जाएगा कि what is the type of questions that is being asked and whether with their existing knowledge they are in a position to answer them. So that is what I am asking them. Let them first at least try out whether with their existing knowledge they are in a position to solve those problems. If they are unable to do it, in that case they will have to reinforce their learning from whatever the gaps are. ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा देखना आवाज क्यों वो हो गया? नहीं मैम, आपकी वॉइस आ रही है। मैम योर वॉइस इज ऑडिबल क्लियरली। ओके, थैंक यू मैम। सर आप हैं? अच्छा प्रज्ञा मैम आप जुड़ी है ना, तो एक बच्चों की क्वेरी है कि पीएचडी के साथ साथ कैसे हैंडल करें, क्योंकि आपने एग्जाम खुद दिया हुआ है बच्चों का एक्सपीरियंस देखने के लिए, तो एक बार आप थोड़ा सा बता पाएंगी कैसे मैनेज करें दोनों चीजें? बिल्कुल बिल्कुल। आप पीएचडी के इनिशियल फेज में है कि लेटर फेज में है, आप थोड़ा बताएंगे मुझे सो दैट आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाँ ऑडिबल है। सर भी बता पाएंगे आपको, जो भी डाउट है सर से पूछ सकते हैं आप। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या फिर से? हाँ जी, गुड इवनिंग। मुझे सुन पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो हाँ। बच्चों को डाउट है ना कि कैसे पीएचडी के साथ मैनेज करें ये प्रिपरेशन, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर आई दीजिए। थिंक प्रज्ञा मैम है, आई थिंक वो बता पाएंगे, फिर मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ सर बिल्कुल। सर आई एम जस्ट आस्किंग कि आप अपने इनिशियल फेज में है या फिर अपने लेटर फेज में है, बिकॉज इन इनिशियल फेज यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर कोर्स वर्क एंड सिंपल डिटेल्स, या फिर आपने रिसर्च स्टार्ट कर दी है, या फिर आप कहाँ पर है, आपका फेज वो है क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता पाऊंगी। तो जिनका क्वेरी है बताओ, मतलब अभी आप क्या पीएचडी कर रहे हो या फिर आई थिंक मुझे लगता है ये मास्टर्स वाले बच्चे हैं जो मास्टर कंप्लीट किए हैं जस्ट अभी। हाँ, तो वो आगे अच्छा, पीएचडी के साथ बच्चा थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फ्री हो, जस्ट मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो आप एक बिल्कुल फ्री माइंड से, फ्रेश माइंड से 1-2 अटेम्प्ट दीजिए अच्छे से फुल प्रिपेयर करके, और लगता है आपको 1-2 अटेम्प्ट के बाद की करियर ऑप्शन में ऑप्शन डी को रखना चाहिए, तो आप पीएचडी को करिए। बट पहले 1-2 अटेम्प्ट आप फ्री माइंड से दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों का एज अभी इतना ही होता है मास्टर्स के टाइम पे 21-22, सो यू कैन फ्रीली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। एंड आपको लगता है थोड़े टाइम बाद कि नहीं ऑप्शन बी होना चाहिए, देन यू कैन चूज पीएचडी एज एन ऑप्शन। तो समझ आ गया ना, इस तरह से है। तो चैट में 1 by 1 क्वेश्चन है। सर आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया क्या मैम, वो अशोक सर? हाँ, उनका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ना, तो ठीक। उन्होंने बोला फिर से कर लेंगे। सर एक और कोई क्वेश्चन है बच्चों का कि ऑब्जेक्टिव का लेवल कैसा होता है? अच्छा, तो ऐसे तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, फेज 1 उतना डिफिकल्ट है ना, नहीं है कंपेयर टू जैसे लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ है ना लेस सीट्स एंड मोर एस्पिरेंट्स लाइक ये है। तो पेपर जो है जैसे आप ऐसे अगर कंपेयर करूँ किसी एग्जाम से, जैसे जैम गेट से तो मुश्किल ही होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है जैम गेट के कंपटीशन में, वैसा डिफिकल्टी रहती है। और ऑब्जेक्टिव है तो थोड़े डिफिकल्ट रहेगा कंपेयर टू जैम गेट, बट चूंकि यहाँ पे डिफिकल्टी इसलिए भी है क्योंकि है ना, मैंने कहा कि बच्चे है ना कम सीटें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है ये। एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ, कि क्वेश्चन आपको इजी लगता है कि आपको डिफिकल्ट लगता है। जी, तो वैसे ही है। बाकी चैट में तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोई पूछ रहे थे फेज 2 का बता दीजिए, पैटर्न बता दिया हमने है ना, ऑलरेडी पीपीटी प्रेजेंट किया था तो उसमें था, तो एंड मैम ने बता ही दिया है। और कंप्यूटर साइंस बीटेक एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस बीटेक तो नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ था है ना, वहाँ लिखा है स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस ये है। सो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड तो लिखा है, बट आई एम नॉट श्योर कि है ना कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल है कि नहीं मैम, शायद मतलब मैं श्योर नहीं हुआ, मुझे लगता है नहीं शायद है ना। AI ML स्पेसिफाई कर रखा है। डेटा साइंस AI ML वाले एलिजिबल हैं,
इकोनोमेट्रिक्स है ना, ये सब डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस, प्योर कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल नहीं है। कैन वी गेट दिस पीडीएफ? तो ये पीडीएफ मैम बताएंगे कैसे, जो पीडीएफ मैंने प्रेजेंट किया अभी वो कैसे मैंने मिलेगा। लिंक डाला हुआ है कोर्स गाइड करके, आप डाउनलोड कर हाँ, सकते तो वहां से हैं। डाउनलोड कर लीजिए, मैम ने डाल रखा ऑलरेडी कोर्स गाइड का ना। सर एंड ये पूछ रहे हैं बच्चे कि कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं क्या, तो ये आप बता दीजिए क्योंकि पैटर्न हाँ, बहुत चेंज हुआ है किया अब जा तो। सकता है, क्योंकि देखो सिलेबस अराउंड आपको देखना है कि जैसे कट ऑफ आपने देखा कि अराउंड 61% है ना, जो हम देख रहे थे अराउंड उससे था अराउंड, तो वो है, तो आप देखो कैसे प्रिपेयर करोगे, बट स्किप करने से क्या। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बाकी लोग सुन पा रहे हैं? नो मैम, ऑडिबल नहीं है। नो मैम, नॉट ऑडिबल। एक्चुअली नो, माइक का मेरा बैटरी ना लो है आई थिंक, इसलिए वो शट डाउन हो जाता है। सो मैं इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट। तो ऑब्जेक्टिव पेपर की जो पीवाईपी थे ना लास्ट ईयर के, प्रज्ञा मैम ने, अनुराग सर ने और हमारे बहुत सारे फैकल्टीज ने खुद एग्जाम दिया था, तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के हाँ, क्वेश्चन आई थिंक मैम लेवल ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि मैंने कभी आरबीआई का एग्जाम नहीं दिया है। सो मैंने तो पीवाईक्यूज देखे हैं जो है वही ओल्ड के हैं, तो आई थिंक मैम अगर रिसेंट एग्जाम दी हैं तो उनको ज्यादा आइडिया होगा कैसा लेवल है। तो वो चीजें हैं, मुझे लोगों ने जैसे बताया मैंने वैसा बताया आपको वो चीजें, तो मैम आई थिंक लेवल का अच्छा बता पाएंगे। एक तो वो भी है कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, फिर भी बता सकती है मैम लेवल का। तो लेवल यही है सर वाली बात कि आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन इजी है हार्ड है, आपके कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है। बहुत बार स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस को भी टारगेट नहीं कर पाते हैं, और बहुत बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू अप्रोच ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन किसी को इजी लगता है वो किसी को डिफिकल्ट भी लगता है, और जो किसी को डिफिकल्ट लगता है वो किसी को इजी भी लगता है। हम एक ओवरव्यू ऐसे कंसाइजली नहीं कह सकते हैं कि पेपर इजी था, बिकॉज वो किसी के रिस्पेक्ट में था इजी, वो ओवरऑल इजी नहीं होता है या डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आई विल से कि अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स है उनके जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, बेसिक्स को भी थोड़ा प्रिपेयर करके रखो। बहुत बार ना हम बहुत एडवांस क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और जो बेसिक क्वेश्चन है उनको इतना अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो वही है, एग्जाम का लेवल तो वही रहता है, बस हमारी प्रिपरेशन कम ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही है मैम, फेस 1 का जैसे जो एमसीक्यू का पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईएसएस का अवेलेबल है, तो मेरे को बस ये जानना था कि जो आईएसएस के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्यू से थोड़े टफ होते हैं, मतलब जैम गेट के लेवल तक होते हैं या उससे भी टफ होते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस? तो मतलब मैम ये पूछ रहे हैं आईएसएस वर्सेस आरबीआई, जैसे आईएसएस में पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स 1 है और आरबीआई में भी स्टैटिस्टिक्स 1 है, मतलब पेपर 1 है, तो क्या लगता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा शायद पूछना चाह रहे हैं बच्चे। तो ऑब्जेक्टिव का पीवाईक्यू नॉट अवेलेबल, ये हमने प्रोवाइड कराया है वैसा, क्योंकि प्रज्ञा मैम, अनुराग सर और हमारे स्टूडेंट ने जो फीडबैक दिए थे ना वो उसके बेसिस पे है, तो मैंने लिंक दिया हुआ है स्नेहा, एक बार आप खुद देख सकती हैं कि पेपर का लेवल आईएसएस से कंपैरिजन में कैसा था। बाकी आईएसएस से तो थोड़ा इजी होता है, क्योंकि प्रज्ञा मैम चूंकि दोनों एग्जाम दे चुकी हैं, तो ये उनका भी ओपिनियन था कि आईएसएस से थोड़ा इजी है डीएसआईएम इन। पर डेटा साइंस अगेन आप आईएसएस में नहीं पढ़ते हो, जो कि इसमें नई चीज हो गई है अब डीएसआईएम में। तो इफ यू आर फ्रॉम स्टैट्स बैकग्राउंड तो ये आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको नया अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, हाउ टू कवर दैट मॉड्यूल, डेटा साइंस, डेटा वेयर हाउस, क्योंकि यू नो इन नाउ डेज देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, तो आरबीआई भी कर रही है जस्ट लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको डेटा साइंस, एसक्यूएल, सारी चीजों का पता होना चाहिए, तो वो नया होगा आपके लिए, तो थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में। आरबीआई का लेवल डिफिकल्ट है देन, है ना, मेरे अकॉर्डिंग आरबीआई के पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू आईएसएस, जो ऑब्जेक्टिव 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स की है। एंड आगे कुछ क्वेश्चन है ना और पूछना, ऑब्जेक्टिव का लेवल बता। सर आपका माइक फिर नहीं चल रहा।
स्टूडेंट आप एलिजिबिलिटी रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, आप ये डाउनलोड करेंगे एजुकेशनल क्राइटेरिया, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि अगर आप एमएससी है डेटा साइंस में या बाकी जो रिलेटेड चीजें हैं, तो एक बार आप वहां से चेक कर सकते हैं। और बेसिक कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो बता दिया सर ने, आप पीवाईक्यू देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ना, और जो क्वेरीज हैं उस पर आ जाते हैं। तो थोड़ा ये माइक के साथ मैं हाँ। सफ़र कर रहा हूँ। सो हाँ, पीएचडी कैसे मैनेज किया? पीएचडी में क्या जो काम है वो करने हैं, दैट्स ऑल। सो कोर्स का नाम डेटा साइंस इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, देन यू विल बी एलिजिबल। एलिजिबल हो, इसका आपके स्टैटिस्टिक्स भी है नेम में, डेटा साइंस भी है। उसमें ना एक और वर्ड है रिलेटेड, है ना, और रिलेटेड सब्जेक्ट, तो आपका रिलेटेड में आ जाएगा। सिलेबस आप पढ़ेंगे ना तो स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एआईएमएल और रिलेटेड सब्जेक्ट लिखा है, तो आप एलिजिबल होंगे, है ना, जिनका एमएससी डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इस तरह कोर्स है। यस सर, एलिजिबल है, आपसे बता रहे हो। एंड एक नवल पूछना चाह रहे हैं कि फोकस किस पे रखे, आईएसएस या आरबीआई डीएसआईएम? मैम बताएंगे। एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिजायर है, आप कौन सी जॉब में। दोनों की प्रोफाइल अलग अलग है, आप इनकी प्रोफाइल विजिट करिए, फिर आपको लगता है कि आप किस जॉब को अच्छे से कर सकते हो, उसको चूज करिए। ये पर्सनल चॉइस है आपकी। तो आप पहले एक एग्जाम पे अच्छे से फोकस करो, जो आपकी प्रायोरिटी है। दो में एक चूज करना है, हेड टेल कर लो, जो हेड है ये तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप दोनों को साइमल्टेनियसली लेके नहीं चल सकते हो। तो दो नाव पे मत चलो, हेड टेल करके डिसाइड कर लो कि कौन सी तैयारी करनी है। एक की तैयारी करो, एग्जाम दोनों की दो, इस तरह से है, ठीक है। सो प्रिपेयर वन आपकी एग्जाम। स्ट्रीम जितनी ज्यादा अच्छी हो आप उस पर फोकस कर सकते हो। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे डेटा साइंस एआईएमएल पढ़ने की जरूरत नहीं, आईएसएस के लिए, आरबीआई के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये है। आरबीआई में बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब, तो आपको उसके लिए थोड़ा अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आईएसएस अलग चीज, तो वो आप अलग अलग ही प्रिपेयर करोगे। इवन दोनों के इंटरव्यूज के लिए भी आपको अलग अलग प्रिपेयर करना होता है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग सब अलग होती है। ठीक है जी। सो यही सब मेन तो है ना, और कुछ क्वेरीज किसी को हैं बताइए, तो बाकी ओके। अब ठीक है, बाकी तो खैर आई गेस आपने कवर कर दिया सर। तो बच्चे बाकी प्लान डाउनलोड करके पीवाईक्यू देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जाना चाहिए कि नहीं। लास्ट ईयर पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, तो यू नीड अ फोकस अप्रोच। तो एक बार आप देख लो, ठीक है। और कोई क्वेरी होगी तो आप कभी भी हमारे जो सपोर्ट एग्जाम पे मेल कर सकते हो। और आप जो डिटेल्स आपको देखनी हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो उससे मिल जाएगा। अच्छा, तो पहले तो आई ज्वाइन क्या बोल रहा है लेटली, तो क्या करेंगे, प्लीज अपलोड, वो मिल जाएगा मैडम का ना, उससे मिल सकता है आपको। हाँ, ये हम डेमो में अपलोड करा देंगे, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। और इसमें हमने वो डाल रखी है लिंक, अगर आप चार्ट देखोगे ना, या एग्जाम की वेबसाइट पर आप रजिस्टर करोगे तो वहाँ पीवाईपी सेक्शन में आपको इसकी फ्री पीवाईपी मिल जाएगी, लास्ट 3-4 इयर्स की है, तो यू कैन सी देयर। तो हाउ टू, बताइए इंटरव्यू मैम। के लिए हम अलग सेशन करेंगे, तो ये मतलब बेसिकली न्यू बच्चों के लिए है ये चीज, जो एकदम से अभी आपकी। चलिए 2026 में कैसे आप टारगेट कर सकते हो इस एग्जाम को, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, आपके जो भी डाउट्स हो एलिजिबिलिटी को लेके और फिर से स्टैटिस्टिक्स को लेके, तो वो सब आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे। अब पहले फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लो। इंटरव्यू फिर 75 मार्क्स का है, फेज 1 फेज 2 300 मार्क्स का है। मैंने एक बात बोली ना कि पहले उस पे फोकस करो, इवन मेंस से पहले प्री के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई प्री फर्स्ट, देन यू कैन अपीयर इन दी मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है जी। बाकी इंटरव्यू के लिए इनका अलग से हम लोग सेशन चलाते हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सएमबी का ना अलग से चलता है इंटरव्यू के लिए, सो यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो आफ्टर क्लियरिंग फेज 1 फेज 2, है ना। Prabhat will do a session for interview candidates in month end, so you can join there and ask your doubt from Santosh sir and और मैम Pragya ma'am, all our 2-3 faculties will be there, तो अब आप वहाँ पूछ सकते हो। ओके ओके। अच्छा, यू क्लियर दिस टाइम, ओके। प्रयाते आस्किंग कि फेज 1 फेज 2 क्लियर कर चुके हैं, इनका भी इंटरव्यू है, ओके। सो आप मैम से कनेक्ट में रह सकते हैं, यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम, है ना। यहाँ पे जैसे इसमें आरबीआई के जो मैनेजर्स हैं, बहुत सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, तो मे भी, है ना, जो कभी पैनल में हुआ करते थे इंटरव्यू में, होता है वो भी सेम ही होता है जैसे आरबीआई में होता है, तो आपको एकदम रियल एग्जाम जैसा फील आएगा, एंड यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स बताएंगे सो दैट आप उन पे वर्क कर सको।
कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, आंसर फ्रेमिंग में लैग कर रहे हो, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो रही है, या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव फॉर द इंटरव्यू। ठीक है जी। सो हाँ, तो है ना, मतलब जरूरी इंटरव्यू के लिए थोड़े सीरियसली प्रिपेयर, क्योंकि मान लो जिन लोग आपके साथ और भी लोग होंगे जो इंटरव्यू क्लियर किए होंगे, तो इंटरव्यू तक जो बच्चे पहुंचे हैं सब अच्छे हैं। अब उनमें से आपको तो बहुत है ना 0.1% डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है ना फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि सब अच्छे हैं। उनमें से फर्दर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। सो यू प्रिपेयर वेल। आप अगर हेल्प लो उन लोगों से जो RBI में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, दे विल हेल्प यू बेटर। वैसा है अच्छे से, या IXMB पे आप कनेक्ट करो एंड देन दे विल हेल्प यू। और किसी को कुछ क्वेरी है पूछिए। सो कोई भी RBI है ना स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या है ना ऑलरेडी है। ठीक है, फिर हम सेशन एंड करते हैं। आई गेस अब कोई क्वेरी नहीं है। आप लोग हाँ। कोई डाउट हो तो आप डाल सकते हो हमें support@direct_exam पे कोई अपनी क्वेरीज। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक है, आई थिंक है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू प्रज्ञा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू मैम। ठीक, थैंक यू मैम। सर प्लीज एंड द सेशन। जी मैम, एंड द सेशन फॉर ऑल।